गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मेरा नाम पंकज जायसवाल है। मैं आपको इस समय जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो विलियन चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। विलियन चैप्टर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। हमने आदर्श विलयन के बारे में चर्चा की, हमने अनादर्श विलयन के बारे में चर्चा की। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदर्श विलयन दो वाष्पशील द्रवों का वह विलयन है जिसमें घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल का परिमाण उतना ही रहता है जितना कि शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल होता है। जबकि अगर कोई दो वाष्पशील द्रवों से ऐसा विलयन बनाया जाए कि जिसमें घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अंतर अणुक आकर्षण बल से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अगर अंतर अणुक आकर्षण बल का परिमाण घट जाता है तो वाष्प दाब बढ़ जाता है, तो इसे कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और अगर अंतर अणुक आकर्षण बल का परिमाण बढ़ जाता है तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। वाष्प दाब घट जाएगा तो इसका मतलब है कि इस तरह के अनादर्श विलयन को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो इन सब बातों पे हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर के आदर्श विलयन बनाया या अनादर्श विलयन बनाया। अब यह प्रयास करते हैं कि जो आदर्श विलयन बना या जो अनादर्श विलयन बना, क्या हम उनके घटकों को अलग कर सकते हैं। आदर्श विलयन में दो वाष्पशील द्रव को मिलाया गया है, तो जिन दो वाष्पशील द्रवों को मिलाया गया है क्या वापस उनको वाष्पशील द्रवों को अलग अलग कर सकते हैं आदर्श विलयन से या नहीं कर सकते। इसी तरह अनादर्श विलयन के घटकों को अलग अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अलग अलग करने के लिए जिन दो वाष्पशील द्रवों को हमने मिलाया है उनके क्वथनांक अलग अलग हैं। देखिए पहले बात कर लें, क्वथनांक पे चर्चा कर लें। क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक की बात यहां पे हो रही है, तो क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए क्वथनांक वह ताप है जिस पे कोई द्रव उबलने लगता है ना। द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है। तो ऐसा ताप कब आएगा, तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब, जब किसी द्रव का या किसी विलयन का वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 760 मिलीमीटर। तो 760 मिलीमीटर के बराबर हो जाए क्या वाष्प दाब किसी भी द्रव या किसी भी विलयन का, तो वो विलयन उबलने लगता है। और जिस ताप पर ऐसा होता है उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक जो है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई किसी द्रव या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो द्रव का जैसे ही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, है ना, वो द्रव उबलने लगता है। और जिस ताप पर ये दोनों वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर होते हैं उस ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, है ना।
अब देखिए, जो आदर्श विलयन बनाया है या जो अनादर्श विलयन बनाया है, इसमें जो दो वाष्पशील द्रव मिलाए गए हैं उनके क्वथनांक अलग अलग हैं। क्वथनांक अलग अलग होते हैं क्योंकि वाष्प दाब अलग अलग है। हमने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, है ना। ए का वाष्प दाब कम था, बी का वाष्प दाब ज्यादा था। तो एक चीज समझिए कि अगर वाष्प दाब की बात करें और क्वथनांक की बात करें, है ना, क्वथनांक और वाष्प दाब की बात करें, तो क्वथनांक वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप खुद सोचो, जैसे हमने कहा कि एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। यह वायुमंडलीय दाब है, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब है ना, 760 है। और इसका वाष्प दाब PA0 यह है 650 और PB0 यह है 600 या 550, है ना। या 60 ले लेते हैं, आसान पड़ेगा। 660 है और ये 560 है। तो ये कब उबलेगा ए या कब उबलेगा बी? जब इसका वाष्प दाब 760 mm हो जाएगा। अभी कितना 660, तो केवल 100 mm बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 100 mm। और वाष्प दाब बढ़ाने के लिए ताप बढ़ाते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से। और ये 560 है, तो इसको यहां तक पहुंचाने के लिए 200 mm बढ़ाना पड़ेगा। तो बी, जो द्रव बी है उसको उबालने के लिए ज्यादा वाष्प दाब बढ़ाना है, तो इसको ताप की जरूरत ज्यादा होगी, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो इसका जो क्वथनांक होगा वो ज्यादा होगा, है ना भाई। वाष्प दाब को ज्यादा बढ़ाना है, यहां वाष्प दाब को कम बढ़ाना है। ये पहले से बहुत हाई है, केवल 100 इंक्रीज करना, 100 इंक्रीज करना है। तो थोड़ा ताप देंगे, थोड़ा टेम्परेचर देंगे, ये 660 से 760 हो जाएगा। तो इसका क्वथनांक कम है। जिसका वाष्प दाब ज्यादा है उसका क्वथनांक कम है, और जिसका वाष्प दाब कम है उसका क्वथनांक ज्यादा, उसको ज्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वथनांक वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखिए आगे। इसमें देखें, अब मैंने आपको बताया कि जो आदर्श विलयन बनाया, जो अनादर्श विलयन बनाया, उसमें जिन दो वाष्पशील द्रवों को मिलाया गया उनके क्वथनांक यानी वाष्प दाब, और जब वाष्प दाब अलग अलग है तो क्वथनांक अलग अलग होगा। तो इनको हमें अलग करना है। इन दो वाष्पशील द्रवों को आदर्श विलयन या अनादर्श विलयन से अलग अलग करना है। विलयन नहीं बनाना, अब सेपरेट करना है। तो यह काम हम करते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रभाजी आसवन का सिद्धांत, और इसी में एक टॉपिक आएगा और स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो पहले यह समझ लें प्रभाजी आसवन क्या है। तो प्रभाजी आसवन देखिए, प्रभाजी आसवन द्वारा हम करते क्या है कि अगर कोई मिश्रण है, कोई द्रवीय मिश्रण है जिसमें दो द्रवों को मिला के एक मिश्रण बनाया गया है, एक विलयन बनाया गया है,
दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर, लेकिन उन द्रवों के क्वथनांक अलग अलग होने चाहिए। तो अगर अलग अलग क्वथनांक के हैं तो आसवन द्वारा, आसवन मतलब कि कम ताप से धीरे धीरे ताप बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे गर्म करते जाते हैं, तो उसे कहते हैं आसवन। तो आसवन प्रक्रिया द्वारा उन द्रवों को अलग करने की विधि को हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन। तो देखिए, आसवन द्वारा अलग अलग क्वथनांकों के वाष्पशील द्रवों के विलयन से द्रवों को अलग करने की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन कहलाती है। प्रभाजी आसवन कहलाती है। ठीक है, तो हमें यही काम करना है, प्रभाजी आसवन को आदर्श विलयन पे अप्लाई करना है और अनादर्श विलयन पे अप्लाई करना है। देखते क्या होता है। तो देखिए, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन की बात करें, पहले एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो हमने अभी तक ग्राफ बनाया है उसमें वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच बनाया है, लेकिन अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और संगठन मतलब कंपोजिशन मतलब वही मोल प्रभाज। जैसे यहां पे हमारे पास ए जो है वो 100% है, बी आपका 0% है। यहां पहुंचते पहुंचते ए 0% हो जाता है और बी 100% हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो हम लोग ग्राफ बनाते थे उसमें ए का वाष्प दाब कम रहता था, बी का वाष्प दाब ज्यादा रहता था। तो क्वथनांक में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए का क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा और बी का क्वथनांक कम हो जाएगा। तो ए का क्वथनांक मान लीजिए यहां कहीं पे है टी ए और बी का क्वथनांक यहां कहीं पे है टी बी। और अब देखिए, अब हम मिश्रण को, विलयन को उबाल रहे हैं। क्वथनांक पे क्या करेंगे, उबालेंगे ही तो उबालेंगे तो वाष्प भी बनेगी। तो अब विलयन और वाष्प दोनों एक साथ साम्यावस्था में होंगे। तो द्रव अवस्था, और ये थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ये टीबी, ये वाला द्रव को प्रदर्शित करता है और ये वाला वाष्प को प्रदर्शित करता है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। मान लिया हमने एक संगठन लिया X, एक संगठन हमने लिया X, द्रव का संगठन, द्रव है ना नीचे वाला। तो अब देखिए, ये X जो है वो A के नजदीक है और B से काफी दूर है। तो यानी कि जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में A की मात्रा ज्यादा है, B की मात्रा कम है। अब इसको अगर उबालेंगे तो उबालने के लिए हमें ये Tx ताप की आवश्यकता होगी, और जब इसको उबालेंगे तो ये क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा और वाष्प यहां पे आएगा। तो यहां वाष्प का संगठन देखें, ये मान लेते हैं X1। तो देखिए, जो वाष्प मिली हमको,
जो हमें वाष्प मिल रही है वो वाष्प बी के नजदीक है, बी के नजदीक है ना। तो ये देखिए, जब हम एक्स संगठन पे बात करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है Tx, और जो वाष्प प्राप्त जो हुई है ना, उसमें B की अधिकता है, जबकि द्रव में A की अधिकता है। द्रव में A की अधिकता है। द्रव में, ये देखिए, जो द्रव अवस्था है वो A के पास है और ये वाष्प अवस्था B के पास है। तो वाष्प में B की मात्रा ज्यादा है जबकि द्रव में A की मात्रा ज्यादा है। अब आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, ये ले लें, तो देखिए ये मान लीजिए Y, तो इससे जो वाष्प मिली Y1, ठीक। तो देखिए जैसे ही तापमान यानी Tx से Ty हुआ, Tx से Ty हुआ, Ty होते ही क्या हुआ, द्रव में A की मात्रा पहले से ज्यादा हो गई और वाष्प में अभी भी B की मात्रा अधिक है, वाष्प में अभी भी B की मात्रा अधिक है। तो इस तरह ताप बॉइलिंग पॉइंट को धीरे धीरे यानी क्वथनांक को अगर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो जब हम TA पर पहुंचेंगे तो हमको शुद्ध द्रव A प्राप्त हो जाएगा। A की मात्रा धीरे धीरे द्रव में बढ़ रही है ना, Tx पे A की मात्रा जो थी, A की मात्रा अधिक थी, Ty पर A की मात्रा और अधिक हो गई द्रव में। तो ऐसे ही कोई और बीच का टेम्परेचर लेंगे, उस पर एक द्रव में A की मात्रा और बढ़ जाएगी। तो ऐसे जाते जाते बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर यानी क्वथनांक बढ़ाते बढ़ाते जब हम TA पर पहुंचेंगे तो हमको शुद्ध द्रव A प्राप्त हो जाएगा द्रव के रूप में। क्लियर? अब A तो प्राप्त हो गया। अब देखिए, अगर जो पहली बार जो हमको वाष्प मिली थी, पहली बार Tx पे वाष्प मिली थी, है ना, उसको उसका क्या किया जाए, संघनन किया जाए। संघनन करेंगे तो ये ऊपर से आ जाएगा नीचे, लेकिन अब ये हो गया लिक्विड, द्रव हो गया। तो द्रव अब इसका संगठन कितना है, X1 है। तो अब ये कम तापमान पर उबलेगा, ये मान लीजिए TZ पर उबलेगा। तो अब जब ये उबलेगा तो ये वाष्प जो देगा उसमें देखिए, उसमें Z हमने पॉइंट ले लिया, तो जो वाष्प मिली उसमें B की मात्रा पहले से अधिक हो गई। इसी को अब फिर संघनित किया जाए, संघनित करके फिर उससे कम टेम्परेचर पे इसको बॉईल किया जाए तो ये और नजदीक पहुंच जाएगा। तो धीरे धीरे क्या, यही प्रक्रिया को अपनाते जाए तो धीरे धीरे वाष्प अवस्था में हमको शुद्ध B प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब आदर्श विलयन के दोनों वाष्पशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले। ठीक, तो देखिए इसी जो बात हमने आपको समझाई फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक्स संगठन पे मैंने लिख के बता दिया कि जब एक्स संगठन लेंगे यानी किस पे उबलेगा, Tx पे उबलेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, Tx होगा। इससे जो वाष्प प्राप्त होगी, वाष्प में B की अधिकता होगी जबकि द्रव में A की अधिकता होगी, है ना। अब इसी तरह Y संगठन पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा Ty, जो कि Tx से ज्यादा है। तो इससे प्राप्त वाष्प में अभी भी B की मात्रा अधिक है, जबकि
द्रव में A की मात्रा पहले से भी अधिक है। पहले से भी अधिक है। अतः यदि क्वथनांक को बढ़ाते हुए TA पर पहुंचते हैं, TA पर पहुंचते हैं तो शुद्ध द्रव A द्रव के रूप में प्राप्त हो जाएगा। द्रव के रूप में आपको शुद्ध द्रव A प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब B कैसे प्राप्त करें, तो मैंने बताया कि जो प्रारंभिक वाष्प है ना, प्रारंभिक वाष्प, प्रारंभिक वाष्प मतलब X1, इसका संघनन किया जाए, मतलब कि ठंडा किया जाए वाष्प को, तो जो द्रव प्राप्त होगा, संघनन करने पे क्या होगा, द्रव प्राप्त होगा। द्रव का संगठन, द्रव का संगठन X1 होगा। संगठन तो वही रहेगा, ये देखिए यहां से यहां आ जाएगा, लेकिन संगठन तो वही रहेगा ना, X1 पहले वाष्प में था, अब द्रव में आ गया, है ना। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट TZ होगा, और प्राप्त द्रव, प्राप्त वाष्प में B की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर शुद्ध द्रव B वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्लियर है कि आदर्श विलयन के, अतः आदर्श विलयन को प्रभाजी आसवन द्वारा उसके घटकों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा आदर्श विलयन के घटकों को पृथक किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा। एक बार और समझ लें कि जैसे ये ग्राफ हमने बनाया, तो ग्राफ में हमने पहले एक ऐसा संगठन लिया द्रव का जिसमें A की मात्रा अधिक हो, B की मात्रा बहुत कम हो। उसको हम उबालेंगे, प्राप्त जो वाष्प होगी उसमें B की मात्रा ज्यादा होगी, A की मात्रा कम होगी। फिर हम उससे दूसरा जो संगठन लेंगे द्रव का, उसमें A की मात्रा बढ़ जानी चाहिए, तो वो उससे अधिक टेम्परेचर पे उबलेगा और प्राप्त वाष्प में अभी भी B की मात्रा अधिक होगी। तो इस प्रक्रिया को क्वथनांक को लगातार बढ़ाते जाएं, तो जब हम TA पर पहुंचेंगे तो आपको शुद्ध द्रव A द्रव के रूप में प्राप्त होगा। जबकि अगर प्रारंभ में प्राप्त वाष्प को संघनित करके
फिर वाष्पित किया जाए, संघनित फिर वाष्पित, संघनित फिर वाष्पित, तो लगातार वाष्प में B की मात्रा बढ़ती जाएगी और अंत में आपको शुद्ध द्रव B वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि आदर्श द्रवों को, आदर्श विलयनों के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। नोट करिए, आगे बढ़ाते हैं। देखिए अनादर्श विलयन में देखते हैं क्या होता है। अनादर्श विलयन को समझते हैं कि अनादर्श विलयन में क्या होता है, उनको हम घटक द्रवों में पृथक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए अनादर्श विलयन में जब ग्राफ बनाया जाता है तो देखिए एक धनात्मक विचलन वाला ग्राफ बनेगा और एक ऋणात्मक विचलन वाला ग्राफ बनेगा। हम दोनों स्पष्ट कर दे रहे हैं, ग्राफ से ही सारी बातें समझ में आएंगी। धनात्मक विचलन मतलब कि वाष्प दाब बढ़ जाता है तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा। तो ये जो ग्राफ हमको जो मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। ये टी ए, ये टी बी, ठीक है। इधर मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिया है, इधर कॉम्पोजिशन, वैसा यहां पे इधर कॉम्पोजिशन और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट। इसका ग्राफ देखें, ये टी ए से शुरू होगा, ये टी बी, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। मतलब अगर ए को वही प्रक्रिया प्रारंभ करें, ये नीचे वाले द्रव हैं, द्रव, ये वाला भी द्रव है, ये वाला वाष्प है, ये वाष्प, वाष्प, द्रव, द्रव, वाष्प। ये जो है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन देते हैं। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ है ये, और ये ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ है। ऋणात्मक विचलन में वाष्प दाब घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसलिए ऊपर से जाता है और ये नीचे से जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इन दोनों ग्राफों को देख के एक बात स्पष्ट होती है कि अगर शुद्ध द्रव ए प्राप्त होगा द्रव अवस्था में, तो वाष्प अवस्था में बी नहीं प्राप्त होगा, बल्कि ये जो है इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि द्रव मिश्रण है ये, भाई बीच में है ना,
यहां किनारे होता, तो यहां शुद्ध द्रव ए होता, यहां शुद्ध द्रव बी होता, किनारे शुद्ध द्रव ए, शुद्ध द्रव बी। लेकिन बीच का जो मिश्रण है वो तो द्रव का मिश्रण है, अनादर्श विलयन है, उसमें ए और बी दोनों मिले हुए हैं। हाँ, यहां पे सी पर, इस ग्राफ में सी पर बी ज्यादा है, ए कम है, और इस ग्राफ में सी पर ए ज्यादा है, बी कम है। तो ये इन ग्राफों में हमको एक द्रव मिश्रण मिलता है जिसका संगठन क्या है, सी है, और इसका देखिए संगठन सी है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से। पहले ग्राफ में टीसी ए और बी के क्वथनांक से कम है, और दूसरे ग्राफ में टीसी ए और बी के क्वथनांक से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब अतः अनादर्श विलयनों का प्रभाजी आसवन करने पर एक द्रव मिश्रण प्राप्त होता है जिसका संगठन सी है। अब ये द्रव मिश्रण क्या है, क्या विशेषता है इसकी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये दोनों ग्राफ बना लीजिए। चलिए देखिए द्रव मिश्रण सी क्या है, इसको समझते हैं। द्रव मिश्रण सी एक शुद्ध द्रव की तरह व्यवहार करता है। मतलब है मिश्रण, लेकिन व्यवहार करता है जैसे वो द्रव ए व्यवहार करता है, जैसे द्रव बी व्यवहार करता है। शुद्ध द्रव ए और बी की तरह व्यवहार करता है, मिश्रण होने के साथ साथ। लेकिन मिश्रण है, लेकिन व्यवहार मिश्रण का नहीं शो करता है ना। वो किसी की तरह शुद्ध द्रव की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है ना। जो एक स्थिर ताप पर उबलता है और बिना संगठन में परिवर्तन के वाष्पित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमने आपको बताया था, आदर्श विलयनों पे हम लोग सवाल कर रहे थे राउल्ट के नियम पे, तो हमने बताया था आपको कि आदर्श विलयन में ए और बी दोनों उपस्थित हैं। ए का मोल प्रभाज कुछ होगा, बी का मोल प्रभाज कुछ होगा। लेकिन जब उसको वाष्प में ले जाएंगे तो वाष्प में ए और बी के मोल प्रभाज वही नहीं होंगे जो विलयन में थे। यानी कि वाष्प अवस्था में ए और बी के मोल प्रभाज बदल जाएंगे। लेकिन ये जो सी जो द्रव मिश्रण है, इसकी खास बात यह है कि इसको अगर वाष्पित भी कर देंगे तो इसका मोल प्रभाज जो द्रव अवस्था में है वही मोल प्रभाज इसके वाष्प अवस्था में भी रहेगा।
इसे कहते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ऐसे द्रव मिश्रण को स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये भी है, ये भी है, तो दो प्रकार के हो गए ना। देखिए, एक का क्वथनांक शुद्ध द्रव ए और बी के क्वथनांक से कम है और एक का क्वथनांक शुद्ध द्रव ए और बी के क्वथनांक से ज्यादा है। तो ये निम्न क्वथनांकी है ना, ये निम्न स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है और ये उच्च स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। बनाइए, इसको नोट करिए तो बताते हैं। ये ग्राफ मिटा देते हैं, ग्राफ मिटा के काम चल जाएगा। यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला, निम्न क्वथनांकी एज़ोट्रॉप, निम्न क्वथनांकी एज़ोट्रॉप, यह धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन से बनते हैं। भाई, निम्न क्वथनांकी मतलब क्वथनांक कम, तो वाष्प दाब ज्यादा, तो धनात्मक विचलन वाले है ना अनादर्श विलयन से बनते हैं और इनके क्वथनांक शुद्ध द्रवों के क्वथनांक से कम होते हैं, इसलिए निम्न क्वथनांकी कहते हैं। और दूसरा, उच्च क्वथनांकी एज़ोट्रॉप्स उच्च क्वथनांकी एज़ोट्रॉप्स ये ऋणात्मक विचलन वाले, बस उसी का उल्टा कर दीजिए। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन से बनते हैं और इनके क्वथनांक शुद्ध द्रवों के क्वथनांक से अधिक होते हैं। अधिक
होते हैं। तो ये हमने प्रभाजी आसवन विधि समझी और स्थिर क्वथनांकी मिश्रण समझ लिया। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण तो ऐसा द्रव मिश्रण जो होता तो मिश्रण है लेकिन मिश्रण की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि एक शुद्ध द्रव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है और बिना अपने संगठन में कोई परिवर्तन किए वो वाष्पित भी हो जाता है। मतलब वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में उसका संगठन, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो ऐसे द्रव मिश्रण को हम लोग कहते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण। तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण दो तरह के हैं, क्योंकि दो तरह के अनादर्श विलयन थे, धनात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले। धनात्मक विचलन वाले से जो एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनेगा उसे हम कहेंगे निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप, और ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन है उनसे जो एजियोट्रॉप बनेगा उसे हम कहेंगे उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गई होगी। उदाहरण इसमें धनात्मक विचलन वाले जितने भी थे, जितने भी उदाहरण हैं, सब निम्न क्वथनांकी एजियोट्रॉप होंगे, और ऋणात्मक विचलन वाले जितने भी अनादर्श विलयन थे, उदाहरण मैंने दिए थे, वो सभी उच्च क्वथनांकी एजियोट्रॉप में भी आएंगे। तो उदाहरण वही रहेंगे, है ना, सब कुछ वही रहेगा, बस इसकी परिभाषा थोड़ा क्वथनांक के आधार पर है, वो वाष्प दाब के आधार पर थी। तो उम्मीद है सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ये क्लास समझ में आया होगा। तो ये हमने विलयन चैप्टर से एक टॉपिक उठाया, द्रव विलयन। द्रव विलयन हमने खत्म कर लिया। अब हम द्रव विलयन के दूसरे पोर्शन पे आएंगे, जिसमें हम किसी अवाष्पशील ठोस को किसी वाष्पशील द्रव में घोलकर विलयन बनाएंगे, है ना। तो इसमें हमें मिलेंगी पढ़ने को विलयन के अणुसंख्य गुण। 4 अणुसंख्य गुण है ना। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ना। और फिर हम गैस को डिसॉल्व करेंगे। तो ये चीज पढ़ेंगे। अगली क्लास से हम लोग जो है विलयन के अणुसंख्य गुणों पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग सभी लोगों को अगर मेरे YouTube पर अपलोडेड वीडियो बिना किसी इंटरप्शन के चाहिए तो आपको उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। वीडियो चलाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे रेड कलर से SUBSCRIBE कैपिटल लेटर से लिखा होगा, उसको दबा दें तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में बेल आइकन होगा, घंटी बनी होगी, उसको दबा दें तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इतना आप कर लें, बाकी काम मैं कर लूंगा। बाकी मैं पढ़ाने का काम आपका कंप्लीट कर दूंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।